नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे कैंसर पर, साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर पर भी हम महत्वपूर्ण बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने से अभी भी कतराते हैं, लेकिन समस्या का इलाज होना बेहद जरूरी है। और इसी के इलाज के लिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर। धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कैंसर एग्जैक्टली क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी शरीर के अंग में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका कंट्रोल चले जाने से होती है। होता क्या है कि जब इंसान जन्म लेता है उस समय वो जिन शरीर के अवयवों को, कोशिकाओं को साथ में लेके आता है, वो उसके साथ उसके पूरे जीवन नहीं चलते। पुरानी सेल्स मरती रहती हैं और नई सेल्स उनकी जगह पे आती रहती हैं, और इसके बीच में बहुत ही फाइन बैलेंस है। इतना फाइन बैलेंस है कि जब ग्रो करना है तो उसके हिसाब से सेल्स का डिस्ट्रक्शन और जनरेशन होता है। जब हम अपनी ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जितने सेल्स मरते हैं उतने सेल्स पैदा होते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ है। कभी कभी दुर्भाग्य से इनमें से कोई इक्का दुक्का सेल इस बैलेंस को मानने से इनकार कर देता है और वो अपने आप ग्रो करने लगता है, ऑटोनॉमस हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा ये बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जहाँ पर वो सेल रहेगा वो 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 16 होंगे, इस तरीके से बढ़ता है। तो वो एक जगह पे इकट्ठा होकर उनका गुच्छा जैसा बन जाता है, और उस गुच्छे को ही हम लोग बाद में गांठ की तरह अनुभव करते हैं, और वही कैंसर की गांठ होती है। अब इसमें समस्या ये है कि इसको रोकने का तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक नियंत्रण है उसको तो इसने मानने से इनकार कर दिया। तो ये बढ़ता रहेगा, और जो हमारे आसपास के टिश्यूज़ हैं उनको नष्ट करता रहेगा। उसके बाद ये यहाँ से कुछ सेल्स इसमें से टूट के ब्लड के साथ शरीर के किसी और अंग में चले जाते हैं, और अंग में जाके वहाँ पे भी ग्रो करने लगते हैं। जैसे लंग में चले जाएंगे, खांसी में खून आने लगेगा, ब्रेन में चले जाएंगे, गांठ बन जाएगी, दौरा पड़ने लगेगा, लिवर में चले जाएंगे, लिवर खराब कर देंगे, जॉन्डिस हो जाएगा, हड्डियों में चले जाएगा, हड्डी कमज़ोर कर देंगे, हड्डी टूट जाएगी। और जो इंसान नॉर्मल डाइट लेता है वो डाइट बजाय इंसान के शरीर को ताकत देने के इस कैंसर की ग्रोथ में खर्च हो जाती है। तो इस तरीके से इंसान तो एक तरीके से कहिए कि निचुड़ता चला जाता है और कैंसर बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे इस तरीके से ये एक इंसान को बड़ी ही पीड़ादायक मृत्यु देता है। तो इसी के चलते कैंसर जो है वो एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन का रिजल्ट है, जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो सर इसी में से मेरा अगला सवाल यही है कि अगर इसका इलाज समय रहते नहीं कराया तो क्या होता है? ये प्रश्न ऐसा है जो काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इलाज नहीं कराते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे और थोड़ी ना कुछ है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, वो ऐसे बोलते हैं कि वैसे भी कैंसर का मतलब लोग मरने से जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो देखिए बात ये है कि मरना तो सभी को है, धरती पे जो भी आया है अमर नहीं है, लेकिन कैंसर के हाथों जो होने वाली मृत्यु होती है इसकी पीड़ा वही समझ सकता है जिसने अपने आसपास किसी को इसके कारण प्राण गंवाते हुए देखा हो। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि इंसान दर्द से चीख रहा है और हम दर्द की दवाइयाँ दे रहे हैं, मगर उसका उन दवाइयों से काम नहीं चल रहा है, और सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर के लोग ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको उठा लीजिए, बहुत कष्ट में, इनके कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो कैंसर से पहली बात तो कैंसर का उपचार करने में हमें सबसे पहला जो हमारा एम रहता है वो तो यही रहता है कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए और इसके कारण किसी भी जीवन की हानि नहीं हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए कैंसर किसी का फैल गया, तो फैले हुए कैंसर में ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि जितना भी समय हमारे पास है उतने समय मरीज की पीड़ा कम कर सकें। तो अगर कैंसर अनट्रीटेड है तो जब आपने पूछा ना कि क्या होगा, तो अंत तो सबको पता है कि क्या होगा, लेकिन वो कितना पीड़ादायक होगा ये वही समझ पाता है जिसको कि इसका अनुभव हुआ है। और मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि कभी कभी हमें ऐसे मरीज होते हैं जिनको मैं कहना पड़ता है कि भाई ये आपका मरीज 4-5 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तो ये सुनने में तो लगता है कि ठीक है 4-5 महीने में आदमी मर जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे छुपी हुई बात है जो कि इंसान बहुत बाद में रियलाइज़ करता है वो ये है कि वो अगले 4-5 महीने अपनी तकलीफ़ों के साथ जीवित होगा। ये बात हमें समझनी है, और इससे हमें सबको समझना है कि इस बीमारी का हमें उपचार समय रहते करना है, नहीं तो अंत तो सबका आना है, किंतु कैंसर से होने वाली मृत्यु एक बहुत दुखद, दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक मृत्यु होती है। सर एक कंफ्यूजन है, जैसे आपने बोला कि अंत तो सबका आना है, तो मतलब इलाज कराएंगे फिर भी अंत तय नहीं। मैंने दर्द को राहत, ना दर्द को राहत आखिरी स्टेज के कैंसर में है। जो
स्टेज 1 और स्टेज 2 में कैंसर्स होते हैं। ज़्यादातर कैंसर्स में 100 में से 80-85 लोग हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 में भी 60-70% लोग ठीक हो जाते हैं। और हमारी ठीक की परिभाषा ये नहीं है कि अब ठीक हो गए, अब तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन भगवान ने जितनी आयु लिखी है उसका 1 घंटा भी कैंसर के कारण कम नहीं होगा। इसकी संभावना स्टेज 1 में ज़्यादातर कैंसर्स में 90% होती है, स्टेज 2 में ज़्यादातर में 80% होती है और 65% तो स्टेज 3 में होती है। ये जो स्थिति आपने कही कि भाई प्राण तो जाएंगे लेकिन कष्ट कम कर दिए जाएंगे, ये स्थिति स्टेज 4 कैंसर्स की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट कराइए, सही ट्रीटमेंट कराइए। बिल्कुल। इसी में से एक सवाल मेरा ये है कि इससे महिला को खतरा है, किस महिला? देखिए, आज हम ब्रेस्ट कैंसर पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल्स में, जेंट्स में बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब मुश्किल से 5-7% है अगर टोटल केसेस को निकालते हैं तो। जो इसका मेन खतरा तो महिलाओं में ही है। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि किस महिला को खतरा है, तो मेरा कहना ये रहेगा कि सावधान तो सभी को रहना पड़ेगा। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमें पढ़ाते थे कि 45 साल से ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अब वो उम्र घटते घटते 30 और 35 के बीच में आ गई है। लेकिन मैंने 30 की आयु के नीचे भी अविवाहित लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर आते देखा है। तो इसके चलते सावधान तो सभी को रहना पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने बोला कि सावधान तो सभी को रहना पड़ेगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि किन महिलाओं को ज़्यादा संभावना है इस प्रॉब्लम की? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस कैंसर की बायोलॉजी समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि कहाँ पे लीकेज की संभावना ज़्यादा है, तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ लीकेज की संभावना ज़्यादा होगी। बिल्कुल। तो इसलिए जिस शरीर के पार्ट में ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा होगा वहाँ ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होगी। तो हमारे यहाँ महिलाओं में जो हमारे शरीर की बनावट है उसके हिसाब से बगल की तरफ का जो भाग होता है इसमें ब्रेस्ट का टिश्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा इसी पार्ट में होता है। तो शरीर के अगर हम पूछें किस भाग में होने की संभावना ज़्यादा है, तो ब्रेस्ट का, हमारी भाषा में इसको अपर आउटर क्वाड्रेंट कहते हैं, इस पार्ट में इसकी संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि ज़्यादा टिश्यू होगा तो ज़्यादा रिस्क होगा, यानी जो महिलाएँ ओवरवेट हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जिन्होंने फीड किया है। जो किताबें कहती हैं वो कहती हैं कि इफ़ द ब्रेस्ट हैज़ बीन डिनाइड इट्स नेचुरल फंक्शन देन द रिस्क इज़ वेरी हाई। एक चीज़ और है जो समझने की है, जो बहुत हद तक एक सामान्य इंसान भी समझ सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, जो कि हमारे शरीर के निकलने वाले हार्मोन्स के हिसाब से चलता है। तो जिन लेडीज़ में हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा समय तक रहता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि अब हमारे यहाँ, अब समझिए कि हार्मोन का एक्सपोजर कैसे होता है, वो मेंस्ट्रुएशन में होता है। अब ये है कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियों को पीरियड्स बहुत कम एज में आने शुरू हो जाते हैं, 12 साढ़े 12 की एज में, 11 की एज में शुरू हो जाते हैं। कुछ लेडीज़ मेरे पास ऐसी आती हैं जो 50-52 साल की एज तक उनको पीरियड्स आते रहते हैं, जबकि नॉर्मली पीरियड्स 45 साल के आसपास बंद होने की स्थिति आ जाती है। तो अगर किसी में पीरियड टाइम से पहले शुरू हुए और टाइम के बाद तक चलते रहे तो हार्मोन एक्सपोजर का ड्यूरेशन बढ़ गया, तो उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस तरह की महिलाएँ जिनके बच्चा नहीं है, या जिन्होंने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, या जिनके हार्मोन एक्सपोजर ज़्यादा है, या जिनकी फैमिली में फर्स्ट रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब सास नहीं होता, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, इनमें से अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उन लेडीज़ को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो किसी महिला को कैसे पता चले कि उसको कैंसर हो सकता है या हो गया है? देखिए, इसके लिए काफ़ी सारे सरकार की तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन है वो भी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। तो उसके अंदर ये है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कोई भी लेडी कर सकती है कि शरीर में अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई गांठ दिखाई दे रही है ब्रेस्ट में अगर गांठ दिखाई दे रही है तो उसको एक बार डॉक्टर को जाके दिखा लिया जाए। जरूरी नहीं कि कैंसर की गांठ हो, मतलब मेजॉरिटी गांठें तो हार्मलेस होती हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है वो उन माइनॉरिटी गांठों को पकड़ना है जो जान ले सकती हैं। दूसरा ये है कि काफ़ी बार लेडीज़ में निपल में से डिस्चार्ज आता है, तो वो डिस्चार्ज अगर मान लीजिए वाटरी है, पानी जैसा है या हरे से रंग का है तो खतरे की बात नहीं होती है। लेकिन अगर वो ब्लड स्टेन्ड है, अगर उस डिस्चार्ज में ब्लड है, काफ़ी बार लेडीज़ बताती हैं कि जी अंडरगारमेंट में ब्लड दिखाई देता है, तो वो इस बात की घंटी है कि ये कैंसर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई गांठ दिखे या कहीं आपको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मशवरा करें। तो अगर किसी को संदेह है इस प्रॉब्लम को लेकर तो वो इसकी पुष्टि कैसे करे? देखिए, अगर हम मरीज के लेवल पे बात करें तो पुष्टि के लिए उनको तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि सबसे पहले कैंसर स्पेशलिस्ट से ही मिले, अगर वो जाके किसी जनरल सर्जन से मिलते हैं या फॉर दैट मैटर किसी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से मिलते हैं तो वो भी जनरली कैंसर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो स्पेशलिस्ट के पास जाके की जा सकती है। लेकिन अगर मैं एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि पुष्टि कब होती है,
है, तो हम कैंसर की घोषणा तब करते हैं जबकि हमें किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कैंसर दिख जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का डाउट होने पे या न डाउट या इस रिस्क होने पे मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो बड़ा फ्रीली रिकमेंडेड है, और रिकमेंडेशन तो ये है कि 45 साल के ऊपर हर महिला को साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी करानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ वो हो नहीं पाती है, तो हमारे यहाँ पे जब किसी को कोई डाउटफुल लंप होता है तब मैमोग्राफी कराई जाती है। मैमोग्राफी हमें ये बता सकती है कि ये गांठ खतरनाक लगती है, लेकिन उसकी पुष्टि जब होती है जबकि उसमें सुई डाल के उसकी साइटोलॉजी कर ली जाती है। काफ़ी बार एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा होता है कि उस FNAC में कैंसर नहीं आता, मरीज़ थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, डॉक्टर भी लापरवाह हो जाते हैं कई बार कि जी रिपोर्ट में कैंसर नहीं है, जबकि इसमें कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि गांठ डीप हो, वहाँ तक सुई ना पहुँच पाई हो, या उसी गांठ के एक कॉर्नर में कैंसर के चेंजेस हों, दूसरे में ना हो, और हमारी गांठ सुई ठीक जगह पे नहीं पहुँची है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर उसको रिपोर्ट कर रहा है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना तजुर्बेकार नहीं है, और वो कैंसर मिस कर जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर रिपोर्ट नेगेटिव है और डॉक्टर को लगता है कि कैंसर की संभावना अभी भी है, तो उसके अंदर हम आगे के टेस्ट करते हैं। कभी हम बायोप्सी करते हैं, कभी कभी हम छोटी गांठ को पूरी की पूरी को निकाल के टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं कि जिसमें कैंसर है कि नहीं है। लेकिन पुष्टि, डिक्लेरेशन, क्योंकि देखिए कैंसर का जो ऐलान है वो समझ लीजिए एक तरीके से फैमिली के लिए तो मौत का ऐलान है। बिल्कुल। तो हमें एकदम से किसी को नहीं बता सकते हाँ भाई तुझे कैंसर है, तो या तो साइटोलॉजी में कैंसर प्रूव हो या बायोप्सी में कैंसर प्रूव हो, तभी उसका ट्रीटमेंट आगे कैंसर के हिसाब से स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो इसका इलाज कैसे होता है? क्या बाकी कैंसर की तरह इसका इलाज होता है या कुछ अलग? देखिए इलाज तो सभी कैंसर्स का कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी से होता है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एक खास बात यह है कि इसका इलाज ऑपरेशन है। ये मैं सभी लोगों को जो इसको देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज ऑपरेशन है। अगर गांठ छोटी है, कैंसर शुरुआत की स्टेज में है, तो जनरली पहले ऑपरेशन किया जाता है, बाकी ट्रीटमेंट बाद में होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर ऑपरेशन की हद से थोड़ा सा आगे चला गया, जिसको हम लोग स्टेज 3 कहते हैं, तो हम उसको कीमोथेरेपी की दवाइयाँ लगा के छोटा करके वापस खींच के ऑपरेशन की हद में लाते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। अगर बीमारी स्टेज 4 में है, जिसको हम इनक्योरेबल स्टेज, टर्मिनल स्टेज कहते हैं, तब ऑपरेशन नहीं किया जाता। उस समय ऑपरेशन केवल तभी करते हैं जबकि कभी कभी लेडीज़ कहती हैं कि साहब ये इसमें से मवाद बह रहा है, इसमें से बदबू आ रही है, ये गंदा है, तो उसको एक तरीके समझ लीजिए कि सफाई करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का ऑपरेशन करने के लिए मना कर दे तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये बुरी खबर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बिना ऑपरेशन के काम चल जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसमें ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है। तो सर क्या स्तन हमेशा निकालना पड़ता है? नहीं, देखिए आज की तारीख में, बल्कि नॉट आज की तारीख में, पिछले 2 दशकों से ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को निकालना कंपलसरी नहीं है। हम लोग काफ़ी पेशेंट्स में ब्रेस्ट को बचा लेते हैं। अगर गांठ छोटी है तो जो ऑपरेशन शुरू में किया जाता है उसी में ब्रेस्ट को बचा लिया जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यंग लेडी है और गांठ बड़ी है, तो अगर वो एडवांस स्टेज में नहीं भी है तब भी अगर ब्रेस्ट के साइज़ के हिसाब से गांठ बड़ी है तो हम गांठ को दवाई लगा के छोटा करते हैं, कीमोथेरेपी लगा के, फिर ऑपरेशन करते हैं, ब्रेस्ट बचाते हैं। लेकिन हमें ब्रेस्ट कब निकालनी पड़ती है? हमें ब्रेस्ट तब निकालनी पड़ती है अगर किसी की ब्रेस्ट में 1 से ज़्यादा कैंसर की गांठें हैं। अगर मान लीजिए किसी की ब्रेस्ट में 2 कैंसर की गांठें हैं, तब ब्रेस्ट नहीं बच सकता। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें मैमोग्राफी में दिख जाता है, एक्सटेंसिव माइक्रोकैल्सिफिकेशन कहते हैं, कि कैंसर के छींटे सारे ब्रेस्ट में हैं, एक जगह पे मेन गांठ है, छोटे छोटे डॉट्स बाकी जगह में भी है, तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उसके चलते पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गांठ इतनी बड़ी है कि ब्रेस्ट में कुछ बचेगा नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा उस कंडीशन में लोग ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हम लोग दवाई लगा के इसको छोटा कर दें और ब्रेस्ट को बचा लें। लेकिन आज की डेट में काफ़ी पेशेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सभी में, ना ये कहूँगा मेजॉरिटी में, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में, मतलब मान के चलिए 60-70% तक पेशेंट्स में हम लोग ब्रेस्ट को या तो अपफ्रंट सीधे ऑपरेशन में बचा सकते हैं या कीमोथेरेपी लगा के छोटा करके बचा सकते हैं। तो जिनके ब्रेस्ट को निकाला जाता है उनके लिए कोई और उपाय है? है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बात पढ़ी थी कि सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है कि फ्लैट चेस्ट के साथ जीने का क्या मतलब है। तो उस कंडीशन में यदि मान लीजिए किसी का ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए सूटेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन 2-3 तरीके से किया जाता है। काफ़ी बार तो हम लोग ये करते हैं कि जब ऑपरेशन करते हैं तो उस समय ब्रेस्ट निकाल के उसी समय हाथों हाथ उसी ऑपरेशन में उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। काफ़ी बार रिकंस्ट्रक्शन अगर हमें लगता है कि हाँ
ट्यूमर थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर है, जिसकी हमें कीमोथेरेपी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, तो प्लास्टिक सर्जिकल ऑपरेशन अगर साथ में किया जाए तो रिकवरी समय ज़्यादा लगाती है। तो हम पहले ब्रेस्ट निकाल देते हैं, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कंप्लीट कर देते हैं। जब पेशेंट उसके बाद 2-3 साल ठीक रह लेता है तो फिर उसको ऑपरेशन करके ब्रेस्ट बनाया जाता है। और आजकल बड़ी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, पेट में से मसल लेके ब्रेस्ट बनाया जाता है, मसल और स्किन लेके, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जितना अच्छा कारीगर भगवान है उतना अच्छा कारीगर इंसान नहीं हो सकता। तो अगर ब्रेस्ट बच सके तो उसका कोई मैच नहीं है, लेकिन हाँ अगर नहीं बच पाता है तो तब भी ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है और उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आपने बोला कि स्मार्ट टेक्निक आ गई है आजकल और ना जाने कितने सारे टेस्ट होते हैं, तो इसका इलाज भी तो सर बहुत महंगा पड़ता होगा। देखिए इलाज कितना महंगा आम आदमी के बजट में है? आम आदमी के बजट में ज़्यादातर है। उसका कारण ये है कि जैसे पहले अभी एक छोटा सा टेस्ट आजकल होता है, पेट स्कैन टेस्ट है। पेट स्कैन टेस्ट हम लोग स्टेज 3 में कराते हैं जनरली, स्टेज 1 और 2 में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। स्टेज 4 में भी कराते हैं देखने के लिए कि बीमारी कहाँ कहाँ है, जिससे कि सब जगह उसको एड्रेस किया जा सके। आज से करीब ये समझिए 10 साल पहले पेट स्कैन 35,000 रुपये का होता था, और अगर मैं इन्फ्लेशन को ऐड कर दें तो आज की तारीख में इसका मतलब 10 साल में 35 का 70 मान लीजिए, 10 साल में कम से कम डबल तो हो ही गई है जो वैल्यू है। लेकिन आज वो पेट स्कैन 8-9 हज़ार रुपये का होता है। तो इसके चलते ये टेस्ट हर आदमी के बजट में आ गया है। अगर किसी के बजट में नहीं है तो हम उसके विकल्प भी हैं जिनमें कि कुछ और पैसा बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं पिछले 12 साल से मेरठ शहर में अपनी सर्विसें दे रहा हूँ और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से हूँ। हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन का खर्चा 75-80 हज़ार रुपया बैठता है। हाँ अगर किसी को 5 स्टार होटल उसमें हॉस्पिटल में कराना है या मेट्रोपॉलिटन सिटी में कराना है तो वहाँ खर्चा डेफिनेटली ज़्यादा बैठता है। इसके बाद कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी अब उनका खर्चा काफ़ी कम हो गया है। तो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में कराना और एक अच्छे से हॉस्पिटल में कराना कुछ डिफरेंस है इसमें? देखिए डिफरेंस की बात ये कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी कहीं ट्रीटमेंट कराया जाए, पहली बात तो ये है कि जो आपका डॉक्टर है वो कैंसर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। जनरल सर्जन के ऑपरेशन में और कैंसर स्पेशलिस्ट के ऑपरेशन में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि जनरल सर्जन जो करता है बिल्कुल बेकार करता है, लेकिन फ़र्क होता है। और इसी तरीके से ये है कि अस्पताल भी मरीज की फिटनेस के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से इक्विप्ड होना चाहिए। बिल्कुल बेकार अस्पतालों में कैंसर का ऑपरेशन क्या कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अच्छा अस्पताल हो, और हमारे यहाँ भारत में जो टियर 2 टियर 3 हॉस्पिटल्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो उसके बाद में जो कीमोथेरेपी की दवाइयों पे मैं आ रहा था कि पहले जैसे एक इंजेक्शन होता है ट्रास्टुजुमैब, तो एक ज़माने में उसकी एक खुराक 1-1.25 लाख रुपए की बैठा करती थी। अब उसकी एक खुराक मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये की बैठती है। तो ये, और वो भी बहुत कम लोगों को लगता है, करीब 30% लोगों को लगता है। तो इस तरीके से अब जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कम होती जा रही है। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को कभी भी ये लगे कि ये जो इलाज बताया जा रहा है ये हमारी क्षमता से बाहर है, तो इलाज बंद करके घर पे ना बैठें। ये बात फ्रैंकली अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि हर जगह रास्ता निकाला जा सकता है। एक समस्या है, जिस समस्या का समाधान करना है उस समस्या में आपको डॉक्टर से हाथ मिला के, हाथ पकड़ के चलना है। आप अगर अलग घर बैठ जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। जैसे सर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और फिर उसे कैंसर हो जाए, तो इसमें उसका इलाज क्या है? देखिए प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास एक समस्या ही हो जाती है कि हमारे लिए 2 जानें हैं जिन जानों का हमें ख्याल रखना है। जब हम स्टूडेंट थे उस समय ये होता था कि प्रेगनेंसी तो बच जाएगी लेकिन आप कीमोथेरेपी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी बच्चे को ग्रोथ में ख़राब करेगी। भाई जो एक ठीक ठाक चलता इंसान है उसके बाल गिर जाते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, तो जो बच्चा बेचारा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसको तो बहुत नुकसान करेगी। अब थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ सेफ हुई हैं, कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई है। तो जैसे ब्रेस्ट ये जैसे प्रेगनेंसी है तो इसके 3 पार्ट मान लेते हैं हम लोग। 3 तिमाही होती हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। तो जो पहली तिमाही होती है अगर उसमें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है तो उस समय तो सबसे सेफ इलाज ऑपरेशन है। अच्छा। जिससे कि पहली तिमाही निकाल के उसके बाद हम लोग कीमोथेरेपी भी लगा सकते हैं। अगर तीसरी तिमाही है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो जो भी इलाज हमने प्लान किया रेडियोथेरेपी छोड़ के सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन जनरली हमारी कोशिश ये रहती है कि सर्जरी कीमोथेरेपी के मुकाबले सेफ है, तो सर्जरी के ऑप्शन को पहले एक्सरसाइज कर लिया जाए और कीमोथेरेपी के ऑपरेशन को डिले कर लिया जाए। लेकिन जैसा पहले होता था कि भाई कैंसर का डायग्नोसिस होते ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराइए, वो स्थिति अब नहीं है। तो यदि किसी का बच्चा दूध पीता हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए दूध पीने वालों में समस्या ये है कि बच्चा दूध पीते की बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है एक दवा की अलग अलग जो बता सकें कि कितनी सेफ है कितनी अनसेफ है। तो हमारी सलाह जनरली ये है कि अगर पॉसिबल हो तो बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए। फिर उसकी हेल्थ का क्या होगा सर? देखिए बात यह है कि पहली बात तो बच्चा बिना माँ के दूध के, ये बात तो निश्चित है कि हाँ
फ़र्क तो पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो कहते हैं, जो ब्रेस्ट फीड के अंदर होती है कि बॉन्डिंग होती है, लेकिन बिना जो ब्रेस्ट फीड है उसके बिना भी बच्चे बड़े होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो वो एक डिज़ायरेबल चीज़ है, एसेंशियल नहीं है। और एक चीज़ और है साथ में, मैंने अभी कहा आपसे कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात है, तो हमेशा यदि ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है कि माँ और बच्चे में से किसी एक के जीवन को हमें चुनना होता है, चूज़ करना होता है, तो उस कंडीशन में ये नियम है हमेशा कि माँ का जीवन ऊपर रखा जाता है। लेकिन लैक्टेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेस्ट फीड करने में, ब्रेस्ट फीड बंद करने के बाद ही बच्चा ग्रो करेगा और माँ अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ले, क्योंकि इस समय माँ का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि उस बच्चे की जीवन भर देखभाल कर सके। तो सर इसके इलाज के परिणाम कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब एक सेंटेंस समझ दूँ तो बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने पेशेंट्स हैं जो 15-15, 16-16 साल से ठीक हैं, और ऐसे लोग हैं जो इस समय दूसरों को काउंसिल कर रहे हैं। एक मेरी पेशेंट हैं जिनका मैंने 2008 में ऑपरेशन किया था, तो उनको हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर ने सम्मानित किया था। आकाशवाणी की बहुत बड़ी सिंगर हैं, हाँ, आकाशवाणी की बहुत बड़ी सिंगर हैं। और इसके अलावा एक पेशेंट और हैं जो कि इस समय अपना पूरा बिजनेस चला रही हैं, अपना इसका प्रोसेस्ड फूड का पूरा और पूरी फैमिली को रन कर रही हैं उठा के, और अपनी फैमिली की देखभाल तो सभी कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके रिजल्ट बाकी कैंसर्स के मुकाबले कंपैरेटिवली अच्छे हैं। जो हमें ज़रूरत है वो इस बात की है कि जागरूकता रहे। पहली बात तो ये है कि इस बीमारी से डरा नहीं जाए। दूसरा ये है कि अगर किसी को कुछ आता है, एक समस्या जो मैं आपके जरिए बताना चाहूँगा वो ये आती है कि ये शरीर का एक ऐसा अंग है कि लेडीज़ शर्म की वजह से इसको जल्दी से बताती नहीं है, और इसके क्योंकि डॉक्टर सारे पुरुष हैं तो उस चक्कर में वो और ज़्यादा शर्माती हैं डॉक्टर के पास आने में। तो मेरी सबसे ये विनती है कि इस शर्म के चक्कर में हम अपनी जान को खतरे में ना डालें। अगर कोई समस्या है तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करिए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, और यकीन मानिए आप स्वस्थ रहेंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो आपका अंग भी बच जाएगा, और धीरे धीरे इसको एक बुरे सपने की तरह इंसान भूल जाएगा। बिल्कुल सर, वही मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि किसी महिला को कैंसर के उपचार के बाद अगर संतान की इच्छा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम किसी का कैंसर का उपचार करते हैं तो कीमोथेरेपी जो हम लगाते हैं वो कुछ हद तक ओवरीज को नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगर किसी को कैंसर के उपचार के बाद संतान की इच्छा है तो ये तो साफ सी बात है कि यंग लेडी में ही होगी। कोई 45 साल की लेडी तो ये इच्छा रखेगी नहीं। तो अब उसमें हमें काफ़ी सारी बातें देखनी पड़ती हैं। अगर किसी की जो हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से लंबे समय तक खाने वाली टैबलेट चल रही है, जो टैबलेट 5 से लेकर कभी कभी 8 साल 10 साल तक भी खिलाई जाती हैं, तो जब तक वो टैबलेट चल रही है तब तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टैबलेट बच्चे को नुकसान देती है। तो इसके चलते हमें उतने समय तक वेट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो जनरली 5 साल के बाद हम ये मानते हैं कि अब ये इंसान क्योर्ड है। तो उस कंडीशन में अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करके अगर सब कुछ अदरवाइज सूटेबल है तो क्यों ना इस खुशी से घर को रोशन किया जाए। बिल्कुल सर, अगर किसी को आपसे इलाज लेना है तो उसे कहाँ आना होगा? मेरे पास आना होगा। मतलब आपके सेंटर कहाँ है, आप कहाँ अवेलेबल रहते हैं? मैं देखिए, मेरा जो क्लिनिक है वो मेरठ में है, कृष्णा प्लाजा मार्केट में है, और मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ गाजियाबाद में कविनगर में बैठता हूँ, तिरुपति हॉस्पिटल में। मेरठ में कृष्णा प्लाजा में मेरी क्लिनिक है। और यदि किसी को कोई भी संदेह इसके बारे में हो तो आप अपने संदेहों का निवारण करने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो अच्छा उपचार है वो इतने खर्चे में हो जाए कि जो मरीज उठा सके। ऐसा ना हो कि हाँ इलाज, मरीज तो बच गया बाकी सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आपके जहन में हो और मैंने पूछा ना हो, तो वो सवाल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हम पहले भी सर से इंटरव्यू कर चुके हैं कैंसर पर, तो और कोई इंक्वायरी हो तो आप उस वाले एपिसोड को भी जाकर देख सकते हैं। और रही बात इलाज की, महंगाई की, खर्चे की, तो सर ने जैसा कि बोला कि वो आप पूरा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, क्योंकि आज इस समय जान ज्यादा कीमती है पैसों से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।